काव्या की शादी को बस 5 दिन हुए थे। वीरघर की हवेली में उसका स्वागत बहुत धूमधाम से हुआ। उसके पति विराज बेहद ख्याल रखने वाले और प्यार करने वाले थे। लेकिन 5वीं रात जब पूरा घर सो गया, तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। छोड़ दो, मुझे बाहर निकालो। काव्या चौंक कर उठ बैठी। उसे लगा कि शकदा सपना है, लेकिन जब आवाज फिर आई, धीमी और टूटी हुई, जैसे कोई लोहे की जंजीर हिला रहा हो, उसके दिल में हल्की सी दहशत दौड़ गई। सुबह उसने विराज से पूछा। विराज ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, पुराना तहखाना है, बंद पड़ा है, चूहे चमगादड़ होंगे। लेकिन काव्या ने देखा, जब वो ये कह रहा था, उसकी उंगलियां कांप रही थी। रात फिर वही आवाज आई, इस बार साफ शब्दों में, वो तुझे भी मार देगा। काव्या का दिल बैठ गया। उसने हिम्मत जुटाई और एक रात तहखाने की चाबी स्टोर रूम से निकाली। दरवाजा खुलते ही सीलन और सड़े लोहे की गंध ने उसका स्वागत किया। अंधेरे में एक औरत जंजीरों में बंधी थी। उसका चेहरा सूजा हुआ था और बाल उलझे हुए थे। उसने धीरे से सिर उठाया। तुम नई बहू हो? उस औरत ने पूछा। काव्या कांप गई। आप कौन है? मैं आर्या हूँ, विराज की पहली पत्नी। काव्या का खून सूख गया। आर्या बोली, वो पागल है, शक करता है, मुझे यहाँ बंद कर दिया। सबको बोला मैं मर गई। लेकिन वो तो बहुत अच्छा है, काव्या ने कहा। आर्या ने हंसते हुए कहा, अच्छा, रात में उसके कमरे के नीचे देखना, सच दिख जाएगा। तभी ऊपर से कदमों की आवाज आई और काव्या डर गई। मैं कल आऊंगी। वह ऊपर भागी। अगली रात काव्या फिर गई। इस बार आर्या बहुत शांत थी। तुम मुझ पर विश्वास करती हो? आर्या ने पूछा। काव्या ने सिर हिलाया। आर्या मुस्कुराई, तो पास आओ। जैसे ही काव्या झुकी, अचानक आर्या की आंखें काली हो गईं। उसने जंजीर खींची और वो जंजीर खुद ब खुद खुल गई। आर्या ने काव्या का चेहरा दोनों हाथों में पकड़ा और ठंडी हवा चली। लालटेन बुझ गई और अंधेरे में एक चीख गूंजी। सुबह विराज ने देखा कि काव्या रसोई में है। वो शांत और सामान्य लग रही थी, लेकिन उसने मंगलसूत्र उल्टा पहना हुआ था। विराज ने कभी उसे नहीं बताया था कि मंगलसूत्र उल्टा पहनना इस घर में अपशकुन माना जाता है। ऐसे क्यों देख रहे हो? काव्या मुस्कुराई। उसकी मुस्कान पहले जैसी नहीं थी। विराज ने चुपचाप तहखाना खोला। नीचे जंजीरों में बंधी औरत पड़ी थी। चेहरा वही, काव्या। वो फुसफुसाई, विराज, मैं यहाँ हूँ। विराज का दिल रुक गया। ऊपर जो है वो काव्या नहीं। विराज ने एक और चीज नोटिस की। काव्या को बचपन से पानी से डर लगता था। वो कभी कुएं के पास नहीं जाती थी, लेकिन आज सुबह वो खुद कुएं के पास खड़ी थी। अब मैं आजाद हूँ, काव्या ने कहा, जैसे किसी से बात कर रही हो। विराज ने उसका नाम लिया। वो पलटी। आंखों में पल भर के लिए पहचान नहीं थी। रात में विराज तहखाने में गया। असली काव्या कमजोर आवाज में बोली, वो ऊपर मेरी तरह जी रही है, जल्दी करो। तभी ऊपर से कदमों की आवाज आई। नई काव्या नीचे उतर रही थी। उसकी चाल अब इंसानी नहीं थी, धीरे धीरे घसीटती हुई। वो मुस्कुराई। तुम बहुत समझदार हो गए हो, विराज। उसकी आवाज अब 2 परतों में थी। विराज ने अचानक दीवार पर टंगी घंटी बजा दी। ये घंटी हवेली की पुरानी परंपरा थी। संकट में सब नौकर इकट्ठा हो जाते। जैसे ही आवाज गूंजी, आत्मा कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि आर्या का खेल अकेलेपन में चलता था। सबके सामने उसका भेष टूटने लगा। उसका चेहरा पिघलने लगा। कभी काव्या, कभी आर्या, और उसी पल जंजीरों में बंधी असली काव्या की जंजीर टूट गई। दोनों चेहरों का सामना हुआ। एक शरीर, 2 दावे। अचानक तेज चीख और आर्या की आत्मा धुएं में बदलकर कुएं की तरफ उड़ गई। काव्या बच गई, लेकिन रात में कभी कभी वो आईने में देखती है तो पीछे खड़ी एक परछाई दिखती है, जो मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि आर्या गई नहीं, वो सिर्फ इंतजार कर रही है। आर्या कोई मासूम लड़की नहीं थी। वो एक तांत्रिक परिवार में पली थी। उसकी माँ काला साधना करती थी।
शरीर और आत्मा पर नियंत्रण की साधना। आर्या का जुनून था। अमरवीरगढ़ की हवेली कोई साधारण जगह नहीं थी। हवेली के नीचे प्राचीन तहखाना था। उसके नीचे एक पुराना कुआं और कुएं के नीचे एक साधना स्थल। सदियों पहले यहाँ एक तांत्रिक ने आत्मा बांधने की क्रिया की थी। आर्या ने जानबूझकर विराज से शादी की। वो प्यार नहीं, योजना थी। शादी के 29वें दिन आर्या ने तहखाने में काला अनुष्ठान किया। उसका मकसद था अपनी आत्मा को हवेली से बांध देना और शरीर बदलने की शक्ति पा लेना। लेकिन साधना अधूरी रह गई। परिणाम, उसका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन आत्मा हवेली से बंध गई। वो पूरी तरह मर नहीं सकती थी और पूरी तरह जी भी नहीं सकती थी, इसलिए उसे शरीर में बंद होना पड़ा। काव्या आज जिंदा है, लेकिन हवेली में कभी कभी दीवारों पर जंजीर की आवाज गूंजती है, क्योंकि आर्या खत्म नहीं हुई।